नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए लाओस गए थे। जिनको नहीं पता कि ये ईस्ट एशिया समिट क्या है, दरअसल ये ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और साथ ही अमेरिका और रशिया जैसे टोटल 18 कंट्रीज़ का एक संगठन है जो डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में बात करता है। यहीं पर पीएम मोदी ने कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं जो आपको सुनने और समझने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पीएम मोदी ने कहा है कि जो दुनिया में अभी ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास वॉर, ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं इनको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से इनको इम्पैक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने चीन को भी टारगेट किया और पीएम मोदी ने एक इनडायरेक्टली तौर पे चीन को चेतावनी दी कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम साउथ ईस्ट एशिया को और भी ज़्यादा वेपन से लोड कर सकते हैं। तो बहुत कुछ इस वीडियो में जानने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि जो अभी ये ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स हैं ये ग्लोबल साउथ को बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ सोचेंगे कि ग्लोबल साउथ है क्या, तो दरअसल ग्लोबल साउथ एक टेक्निकल टर्म है जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जो ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ होती हैं ये किसी भी इकोनॉमिक शॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं, क्योंकि इनके पास कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं होता। इनकी इकॉनमीज़ बड़े इकोनॉमिक झटके नहीं झेल सकती। इसलिए पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की तरफ से एक ईस्ट एशिया समिट में ये बात कही कि जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स है ये ग्लोबल साउथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ सोचेंगे कि इंडिया क्यों ग्लोबल साउथ की बात को रख रहा है, इंडिया क्यों ग्लोबल साउथ का नेता बनना चाहता है, तो उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो यही है कि इंडिया भी एक ग्लोबल साउथ की ही कंट्रीज़ है और इन कंट्रीज़ से हमारे संबंध कोई आज के नहीं बल्कि आज़ादी के समय से ही हैं। जब आज़ादी के समय कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट मोशन इंडिया ने चालू किया तो ये सारी कंट्रीज़ उस मोशन में, उस मोमेंट में इंडिया के साथ थे। और साथ ही साथ ये सारी कंट्रीज़ एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि इनकी इकॉनमी लगातार बढ़ रही है और इनके बाज़ार लगातार बढ़ रहे हैं और इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहता है। तो उसके लिए इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के जो आउटपुट निकलेगा उसके लिए बाज़ार बहुत ही सुटेबल हो सकते हैं और इंडिया अपना सामान यहाँ बेच सकता है। और साथ ही आपने देखा होगा अभी इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट में एक सर्ज, एक बढ़त देखने को मिली है। अब इंडिया यूरोप और अमेरिका को तो वेपन्स बेचेगा नहीं, तो इंडिया के लिए जो वेपन्स का मार्केट है वो यही कंट्रीज़ है। इसलिए इंडिया चाहता है और साथ ही साथ ये कंट्रीज़ इंडिया की सॉफ्ट पावर को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और संगठनों में इंडिया की पावर को भी बढ़ाते हैं। इसलिए इंडिया चाहता है कि सारी कंट्रीज़ इंडिया के साथ रहें और इंडिया इनकी वॉइस को ग्लोबल फोरम्स में और मंचों में आगे रखे। और फिर ग्लोबल साउथ को टारगेट करने के बाद पीएम ने ईस्ट एशिया समिट से चीन को टारगेट किया। उन्होंने ये कहा कि साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ को डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक्सपेंशन में। और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जो आपको सुनना और समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी में पीस इंडो पैसिफिक के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसको आप समझिए, इस बात का इनडायरेक्टली मतलब ये था कि अगर चीन साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन नहीं रोकता तो हम इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में मिलिट्री को बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्यों? वो इस वजह से क्योंकि जो चीन का पूरा ट्रेड है वो इन्हीं दो रूट से होता है और अगर हम इन दो रूट को मिलिटराइज कर देंगे और चीन के ट्रेड को रोक देंगे तो चीन वैसे ही घुटनों में आ जाएगा। और ये काम हमने शुरू भी कर दिया है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दी है, जो कि चीन के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और देखो, चीन को थोड़ी चेतावनी देना ज़रूरी भी था, क्योंकि जो चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज़ है इंडियन ओशन में वो 2023 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लगभग हर महीने चीन अपनी कुछ मिलिट्री शिप्स और सर्विलांस शिप्स को इंडियन ओशन में भेजता है, जो भारत की प्रभुत्ता को सीधी चुनौती है, क्योंकि इंडियन ओशन में सिर्फ इंडियन नेवी का ही दबदबा है और चीन यहाँ पर आकर इंडिया की जो ताकत है उसको कम करना चाहता है। क्योंकि चीन भी जानता है कि अगर उसको साउथ ईस्ट एशिया में कुछ मिलिट्री एक्शन लेना है तो उसको पहले अपने इंडियन ओशन के ट्रेड रूट को सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि चीन का लगभग सारा तेल यहीं से होकर गुजरता है। और इंडिया भी जानता है कि अगर एक बार चीन ने अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर कर लिया तो फिर चीन को रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जिस वजह से भारत भी इंडियन ओशन में अपनी मिलिट्री को ज़्यादा मात्रा में डिप्लॉय कर रहा है और उसको मॉडर्नाइज भी कर रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरिहंत को पानी में उतारा था
और भारत ने अब 2 और न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने के प्रोजेक्ट को फाइनल कर दिया और साथ ही हम रशिया से 2028 तक अकूला क्लास की 2 और न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को मंगाने वाले हैं। और साथ ही साथ इंडिया ने इन सारी सबमरीन्स और नेवी शिप्स में K4 और K15 जैसी मिसाइल्स को भी डिप्लॉय कर रखा है, जो जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर्स और साथ ही साथ ये मिसाइल्स न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकती हैं। तो भारत भी अपनी नेवी को इस तरीके से तैयार कर रहा है कि इंडियन ओशन में उसका दबदबा बना रहे, क्योंकि अब हमारा टकराव सीधा चीन से है। अब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम सीधे पाकिस्तान को ही काउंटर कर लेंगे या हरा लेंगे। अब हमारा मुकाबला हर तरफ सिर्फ चीन से ही है। तो इंडिया को भी चाहिए कि वो चीन को ऐसे मंचों से लगातार काउंटर करे और मिलिट्री के तौर पर भी चीन को काउंटर करता रहे। धन्यवाद।